हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और साथ ही स्वागत है हमारे इस महा सीरीज में। तो क्लास 7th हिस्ट्री एनसीईआरटी की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम अध्याय 10 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन के बारे में पढ़ेंगे और ये हमारा 7th हिस्ट्री एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर है। ठीक है, इसके बाद से हम 8वीं क्लास के एनसीईआरटी शुरू करेंगे। तो आइए इसको देखते हैं। यहाँ पर दिया है, यदि आप मानचित्र 1 और 2 को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान उपमहाद्वीप में कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय घटनाएं घटी। गौर कीजिए कि कई स्वतंत्र राज्यों के उदय से मुगल साम्राज्य की सीमाएं किस तरह से बदलीं। आप यह भी देखें कि 1765 तक एक अन्य शक्ति यानी ब्रिटिश सत्ता ने पूर्वी भारत के बड़े बड़े हिस्सों को सफलतापूर्वक हड़प लिया था। ये मानचित्र हमें यह दर्शाते हैं कि 18वीं शताब्दी एक ऐसी अवधि थी जब भारत में राजनीतिक परिस्थितियां अपेक्षाकृत एक छोटे से समय अंतराल में बड़ी तेजी से अचानक बदलनी शुरू हो गई थी। इस अध्याय में हम 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, मोटे तौर पर 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी से 1761 तक जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई के दौरान उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुई नई राजनीतिक शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ से आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको आप छोड़ सकते हैं, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है इसमें एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण। बाकी आप देख लेंगे मुगल साम्राज्य की बाहरी सीमा, ठीक है, इसको आप देख लेंगे। और सेकेंड, आप इस मैप में ये देखेंगे कि जो ब्रिटिश नियंत्रण के अंतर्गत क्षेत्र है उसको आप देख लेंगे। बाकी ये सब तो आपको पता ही है, लाहौर, दिल्ली, आगरा, गुजरात, बड़ौदा, सूरत, ये सब कहाँ है। ठीक है, तो यहाँ से भी आप इसको भी छोड़ दीजिए, बिल्कुल ठीक है। यहाँ से सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक तो ये कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, तो वो हुई थी 1707 में। और दूसरा जो यहाँ पर आपको याद करने वाली चीज़ है वो ये है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी, तो वो हुई थी 1761 में। अगला है मुगल साम्राज्य और परवर्ती मुगलों के लिए संकट की स्थिति। अध्याय 4 में आपने देखा था कि मुगल साम्राज्य अपनी सफलता की ऊंचाई पर किस प्रकार पहुंचा था और फिर 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उसके सामने तरह तरह के संकट किस प्रकार खड़े होने लगे थे। ऐसा अनेक कारणों से हुआ। बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में 1679 से लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया था। यहाँ पर क्या होगा, वित्तीय संसाधनों का बहुत अधिक खर्च कर दिया था। ठीक है, औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी और मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों को वश में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया। सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन, दीवानी एवं फौजदारी दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे। इससे मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों पर उन्हें विस्तृत राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियाँ मिल गईं। तो इसको हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पिछले वाले चैप्टर में कवर किया है, बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार उसको देख लीजिए, फिर ये चीज़ आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। यहाँ से आपको क्या करना है कि ये सब बिल्कुल छोड़ देना है, ये सब छोड़ देना है। सिर्फ एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में लंबी लड़ाई लड़ी। इसे मतलब इसको क्या करते हैं ना कि मेंस में जब आप लिखेंगे मुगल साम्राज्य के पतन में, मुगल साम्राज्य के पतन के कारण में आप इस एक पॉइंट को कोट कर सकते हैं कि बादशाह औरंगजेब का दक्कन में लंबे समय तक लड़ी गई लड़ाई भी एक कारण था। ठीक है, तो इसको भी आप लिख सकते हैं, उसमें डाल सकते हैं मेंस आंसर राइटिंग में। फिर इसको छोड़ दीजिए। यहाँ देखते हैं, जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया, राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व की मात्रा में कमी आती गई। ये भी छोड़ दीजिए। उत्तरी तथा पश्चिमी भारत के अनेक हिस्सों में हुए जमींदारों और किसानों के विद्रोहों और कृषक आंदोलनों ने इस समस्या को और भी गंभीर बना दिया। कभी कभी ये विद्रोह बढ़ते हुए करों के भार के विरुद्ध किए गए थे और कभी कभी ये शक्तिशाली सरदारों के द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने की कोशिशें थीं। अतीत में भी विद्रोही समूहों ने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी, परंतु अब ऐसे समूहों ने क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए किया। जिस तरह से धीरे धीरे राजनीतिक व आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदारों, स्थानीय सरदारों
व अन्य समूहों के हाथों में आ रही थी, औरंगजेब के उत्तराधिकारी इस बदलाव को रोक न सके। तो ये भी छोड़ दीजिए। इसमें देखते हैं भरपूर फसल और खाली तिजोरियां। एक तत्कालीन लेखक ने साम्राज्य के वित्तीय दिवालियेपन का वर्णन शब्दों में किया है। बड़े जमींदार निसहाय और निर्धन हो गए हैं। उनके किसान वर्ष में 2 फसलें उगाते हैं, लेकिन उन्हें दोनों में से कुछ नहीं मिलता। उनके स्थानीय गुमास्ते एक तरह से किसानों के हाथ की कठपुतली बने रहते हैं। जैसे कि स्वयं किसान अपने ऋणदाता के वश में रहता है जब तक कि वह साहूकार का कर्जा नहीं चुका देता। इस प्रकार संपूर्ण व्यवस्था एवं प्रशासन इतना चकनाचूर हो चुका है कि यद्यपि किसान अपनी फसल के जरिए मानो सोना बटोरता है, लेकिन उसके मालिक जमींदार को एक तिनके का टुकड़ा भी नहीं मिलता। छोड़ दीजिए, इसमें भी कुछ भी नहीं है ना। यहाँ देखते हैं, इन आर्थिक व राजनीतिक संकट के बीच ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया। हम लोगों ने कल इसका क्वेश्चन बना लिया था 9वें अध्याय में, ठीक है। और संपूर्ण नगर को लूट कर वह बड़ी भारी मात्रा में धन दौलत ले गया। तो कल हमने क्वेश्चन बना लिया था कि नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था, तो वो हुआ था 1739 में, ठीक है। और कहाँ पर किया था, तो ये दिल्ली में किया था। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और आपका बन जाएगा कि नादिर शाह कहाँ का था, तो ये ईरान का शासक था, ठीक है। तो ये ध्यान देंगे। अगर नादिर शाह के बारे में यहाँ पर मैं लिख दूँ, नादिर शाह, तो ये क्या था, एक तो ईरान का ये शासक था, ईरान का शासक। और सेकंड आप लिखेंगे इसके द्वारा 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया गया। बस इतना ही अपने नोट्सों में नोट डाउन करेंगे, बाकी आप छोड़ देंगे। नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों का तांता लगा रहा। उसने तो 1748 से 1761 के बीच 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण और लूटपाट मचाई। तो ध्यान देंगे आप, यहाँ से भी आपको पूछ सकता है कि अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के द्वारा उत्तरी भारत पर कितनी बार आक्रमण किया गया। तो ये किया गया था 5 बार, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस क्या है ना, बीपीएससी ज़्यादा ही पूछ देता है फैक्टों को, बीपीएससी को ज़्यादा ही पूछता है। और यूपीएससी को भी हम यूपीपीसीएस को भी मान सकते हैं, ठीक है। और यही चीज़ अगर यूपीएससी स्टेटमेंट में बनाएगा, स्टेटमेंट में, तो क्या करेगा, ये 5 है ना, तो 5 की जगह 4 कर देगा, 6 कर देगा, 7 कर देगा, ऐसे करके आपको घुमा देगा। तो फिर ये आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ध्यान देंगे आप, ये 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया था। और यहाँ पर उत्तरी भारत है ना, तो इसको पूर्वी भारत कर देगा, पूर्वी भारत। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि किधर उसने आक्रमण किया था। बाकी ऊपर का तो हमने निकाल ही लिया, ठीक है, फैक्ट जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण, इसके बारे में देखते हैं। नादिर शाह के आक्रमण के परिणाम स्वरूप दिल्ली में जो विध्वंस हुआ, उसका वर्णन समकालीन प्रेक्षकों ने किया था। इनमें से एक ने मुगल कोष से जिस तरह धन लूटा गया था, उसका वर्णन इस तरह से किया: 60 लाख रुपए और कई हजार सोने के सिक्के, लगभग 1 करोड़ रुपए। तो छोड़ दीजिए, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये भी आप छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ आते हैं, साम्राज्य पर सब ओर से दबाव तो पड़ ही रहा था। अभिजातों के विभिन्न समूहों की पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता ने उसे और भी कमजोर बना डाला। ये अभिजात 2 गुटों में बटे हुए थे, ईरानी और तुरानी। काफ़ी समय तक परवर्ती मुगल बादशाह इनमें से एक या दूसरे समूह के हाथों की कठपुतली बने रहे। बेहद अपमानजनक स्थिति तब पैदा हो गई जब 2 मुगल बादशाहों फर्रुखसियर और आलमगीर द्वितीय की हत्या हो गई और 2 अन्य बादशाहों अहमद शाह और शाह आलम द्वितीय को उनके अभिजातों ने अंधा कर दिया, ठीक है। तो ये भी छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं नए राज्य का उदय। मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ साथ बड़े प्रांतों के सूबेदारों और बड़े जमींदारों ने उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में अपनी शक्ति और प्रबल बना ली। 18वीं शताब्दी के दौरान
मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया। मोटे तौर पर 18वीं शताब्दी के राज्यों को 3 परस्पर व्यापी समूहों में बांटा जा सकता है, अवध, बंगाल व हैदराबाद जैसे वे राज्य जो पहले मुगल प्रांत थे। हालांकि इन राज्यों के शासक अति शक्तिशाली थे और काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उन्होंने मुगल बादशाह से औपचारिक तौर पर अपने संबंध नहीं तोड़े। दूसरा कह रहा है, ये इसके बारे में बोल रहा है कि जो समूहों में बांटा गया है, तो पहले में ये आते हैं अवध, बंगाल व हैदराबाद। दूसरे में कह रहा है कि ऐसे राज्य जो मुगलों के पुराने शासनकाल में वतन जागीरों के रूप में काफ़ी स्वतंत्र थे, इनमें कई राजपूत प्रदेश भी शामिल थे। तीसरा कह रहा है कि तीसरी श्रेणी में मराठों, सिखों तथा जाटों के राज्य आते हैं। ये विभिन्न आकार के थे और इन्होंने कड़े और लंबे सशस्त्र संघर्ष के बाद मुगलों से स्वतंत्रता छीनकर ली थी। तो ये भी आप छोड़ सकते हैं, बिल्कुल भी यहाँ एग्जाम की दृष्टि से कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। बस यहाँ पर ये जो 3 आया है ना, अवध, बंगाल और हैदराबाद, इनके शासक को हम देख लेते हैं। तो अगर हम अवध के शासक की बात करें, अवध के नवाब वो थे सादत खां, ठीक है। बंगाल का था मुर्शीद कुली खां, ठीक है। और हैदराबाद का ये आप लोग देख लेंगे, क्योंकि ये पूछ लेता है एग्जाम में। यूपीएससी में भी पूछ लेता है, घुमा देता है इन तीनों में से, और यूपीपीसीएस में तो पूछा है, ठीक है। हैदराबाद के थे निजामुल मुल्क। और यदि मूल नाम हम देखें निजामुल मुल्क का मूल नाम तो वो था उस्मान अली खान, ठीक है। तो अगर ये दे निजामुल मुल्क की जगह उस्मान अली खान दे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। उस्मान अली का ये नाम है निजामुल मुल्क, और निजामुल मुल्क का ही मूल नाम है उस्मान अली। अब यहाँ देखते हैं पुराने मुगल प्रांत के बारे में। पुराने मुगल प्रांतों में जिन उत्तराधिकारी राज्यों का उद्भव हुआ, उनमें से 3 राज्य प्रमुख थे, अवध, बंगाल और हैदराबाद, ठीक है। ये तीनों ही राज्य उच्च मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए थे। इन तीनों राज्यों के संस्थापक सादत खां, अच्छा दे दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर संस्थापक सादत खां, ठीक है, अवध के, मुर्शीद कुली खां बंगाल के, और आसफ जाह हैदराबाद के। लेकिन प्रथम जो नवाब थे, ठीक है, ये तो संस्थापक हो गए, ठीक है। लेकिन नवाब अगर आए तो यहाँ पर ये लिखेंगे आप निजामुल मुल्क। सॉरी, ये जो आसफ जाह है ना, आसफ जाह, इसी का नाम था निजामुल मुल्क। ये नाम ही बड़े लंबे होते हैं, मैं तो कंफ्यूज हो जाती हूँ, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। निजाम उल मुल्क आसफ जाह, ये पूरा नाम था, ठीक है। देख रहे हैं कितना बड़ा नाम है, ये पूरा नाम था, ये एक ही में है। ये आसफ जाह है ना, ये इसी में ऐड है, तो इसको आप अलग मत समझिएगा। जबकि मूल नाम वो था उस्मान अली खां, ठीक है। उस्मान अली खां नाम था, और ये निजामुल मुल्क आसफ जाह, ये पूरा एक ही नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि संस्थापक कह रहा है कि अवध के संस्थापक थे सादत खां, ठीक है। बंगाल का था मुर्शीद कुली खां, और हैदराबाद का निजामुल मुल्क आसफ जाह। अगर आसफ जाह दे या पूरा नाम दे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये नाम एक ही है, ठीक है। तो यहाँ से ये नोट डाउन कर लेंगे आप, संस्थापक भी, ठीक है। और जब जो संस्थापक होगा वही वहाँ का पहला नवाब भी होगा। आगे देखते हैं, कह रहा है ऐसे व्यक्ति थे जिनका मुगल दरबार में ऊंचा स्थान था। मुगल बादशाहों को उन पर भरोसा और विश्वास था। आसफ जाह और मुर्शीद कुली खान दोनों को 7,000 का जात का दर्जा मिला हुआ था, जबकि सादत खां की जात का दर्जा
6000 था, तो ये छोड़ दीजिए। ठीक है, बस इतना आपको ध्यान रखना है कि संस्थापक कौन कौन थे और किसके किसके थे। अब आते हैं हैदराबाद। हैदराबाद इसमें कह रहा है कि निज़ाम उल मुल्क आसफ, देखिए यहाँ पर पूरा नाम दिया है, निज़ाम उल मुल्क आसफ जाह, जिसने हैदराबाद राज्य की स्थापना की, मुगल बादशाह फर्रुखसियर के दरबार का एक अत्यंत शक्तिशाली सदस्य था। उसे सर्वप्रथम अवध की सूबेदारी सौंपी गई थी और बाद में उसे दक्कन का कार्यभार दे दिया गया था। 1720 से 1722 के मध्य ही दक्कन प्रांतों का सूबेदार होने की वजह से आसफ जाह के पास पहले से ही राजनीतिक और वित्तीय प्रशासन का पूरा नियंत्रण था। दक्कन में होने वाले उपद्रवों और मुगल दरबार में चल रही प्रतिस्पर्धा का फायदा उठाकर उसने सत्ता हथियाई तथा उस क्षेत्र का वास्तविक शासक बन गया। तो ये छोड़िए ये सब, ठीक है, कुछ भी यहाँ पर है नहीं एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण। आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ देखते हैं। आसफ जाह अपने लिए कुशल सैनिकों तथा प्रशासकों को उत्तरी भारत से लाया था और वे दक्षिण में नए अवसर पाकर प्रसन्न थे। उसने मनसबदार नियुक्त किए और उन्हें जागीरें प्रदान की। हालांकि वह अभी भी मुगल सम्राट का सेवक था, फिर भी वह काफ़ी आज़ादी से शासन चलाता था। न तो वह दिल्ली से कोई निर्देश लेता था और न ही दिल्ली उसके कामकाज में कोई हस्तक्षेप करती थी। मुगल बादशाह तो केवल निज़ाम उल मुल्क आसफ जाह द्वारा पहले से किए गए निर्णयों की पुष्टि कर दिया करते थे। ये भी छोड़िए। हैदराबाद राज्य पश्चिम की ओर मराठों के विरुद्ध और पठारी क्षेत्र के स्वतंत्र तेलुगु सेनानायकों के साथ युद्ध करने में सदा संलग्न रहा था। पूर्व दिशा में निज़ाम उल मुल्क आसफ जाह कोरोमंडल तट पर स्थित वस्त्रोत्पादक धन संपन्न क्षेत्र पर अपना नियंत्रण प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा रखता था, पर उनकी यह महत्वाकांक्षा पर उस क्षेत्र में ब्रिटिश शक्ति की उपस्थिति के कारण रोक लग गई। तो ये भी छोड़िए। यहाँ देखते हैं निज़ाम की फौज। हैदराबाद के निज़ाम के निजी सैनिकों का एक वर्णन। निज़ाम के पास 400 हाथियों की सवारी थी। ये हमको क्या मतलब है, कितनी थी ये तो पूछेगा नहीं। ठीक है, सीधा आते हैं अवध पे। बुरहानुल मुल्क सादत खां को, अब देखिए ये पूरा नाम है, बुरहानुल मुल्क सादत खां, इतना बड़ा नाम, को 1722 में अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया था। मुगल साम्राज्य का विघटन होने पर जो राज्य बने उनमें यह राज्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्यों में से एक था। अवध एक समृद्धशाली प्रदेश था जो गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में फैला हुआ था और उत्तरी भारत तथा बंगाल के बीच व्यापार का मुख्य मार्ग उसी में से होकर गुजरता था। तो ये भी छोड़ दीजिए। ठीक है, बस इतना ध्यान रखेंगे, अगर ये नाम आ जाता है बुरहानुल मुल्क सादत खां तो आप ध्यान देंगे कि अवध के संस्थापक थे। ठीक है, इतना ही आपका यहाँ से काम का है, जो कि हमने ऊपर भी देख लिया लेकिन यहाँ पर भी देख लेते क्योंकि एक साथ ये नाम दिया गया है। बुरहानुल मुल्क ने भी अवध की सूबेदारी, दीवानी और फौजदारी एक साथ अपने हाथ में ले ली और सूबे के राजनीतिक, वित्तीय और सैनिक मामलों का एकमात्र कर्ता धर्ता बन गया। तो ये भी छोड़िए। बुरहानुल मुल्क ने अवध क्षेत्र में मुगल प्रभाव को कम करने की कोशिशों के चलते मुगलों द्वारा नियुक्त अधिकारियों, जागीरदारों की संख्या में कटौती कर दी। उसने जागीरों के आकार में भी कटौती की और जागीरदार और जागीर ये हमने आपको बता दिया था उसमें पिछले वाले वीडियो में काफ़ी अच्छे तरीके से। ठीक है, और रिक्त स्थानों पर अपने निष्ठावान सेवकों को नियुक्त किया। धोखाधड़ी को रोकने के लिए जागीर अधिकारियों के खातों व लेखों की जांच की गई और नवाब के दरबार द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा सभी जिलों के राजस्व पर फिर से निर्धारण किया गया। उसने अनेक राजपूत जमींदारियों और रुहेलखंड के अफगानों की उपजाऊ कृषि भूमियों को अपने राजस्व में मिला लिया। देखिए यहाँ भी कुछ भी नहीं है, मैं लाइन बाय लाइन इसलिए पढ़ रही ताकि आप लोग सीख जाएं कि एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है। राज्य ऋण प्राप्त करने के लिए स्थानीय सेठ साहूकारों और महाजनों पर निर्भर रहता था। राज्य राजस्व का ठेका सबसे ऊंची बोली लगाने वाले इजारेदार को देता था। इजारेदार राज्य को एक निश्चित रकम भुगतान का वचन देते थे। स्थानीय साहूकार राज्य को ठेके के इस रकम के भुगतान की गारंटी देते थे। दूसरी ओर इजारेदारों को कर का मूल्यांकन करने और उसे एकत्र करने की खासी छूट दे दी गई थी। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप साहूकारों और महाजनों जैसे कई नए सामाजिक समूह राज्य की राजस्व प्रणाली के प्रबंध को प्रभावित करने लगे। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। तो देखिए यहाँ से भी हमको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, बस जो एक शब्द आया ना
इजारेदार, ठीक है, यहाँ पर भी है इजारेदार। इसको हम समझ लेते हैं ये क्या था। इजारेदार, सबसे पहले तो देखते हैं कि इसको लाया कौन था। तो इसे लाया गया था 1772 में, 1772 में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा ये लाया गया था, ठीक है। और ये क्या था, तो ये था एक नई भू राजस्व प्रणाली थी, भू राजस्व प्रणाली थी, ठीक है। इसको हम लोग कहते थे इजारेदारी प्रथा के नाम से इसको जानते थे। इजारेदार का मतलब होता था ठेकेदार या जमींदार, ठेकेदार या जमींदार, ठीक है। ये क्या करते थे, ऊंची बोली लगाते थे, एक तरीके से कह सकते नीलामी, और जहाँ से ज़्यादा पैसा, जहाँ से ज़्यादा मिलता था, ठीक है, पैसा, वहाँ पर उनको ये ठेका दे दिया जाता था। और ये जो ठेका होता था ये 5 साल का होता था, 5 साल, 5 साल का एग्रीमेंट होता था, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता था, ये भूमि पर इनका अस्थायी स्वामित्व होता था, भूमि पर अस्थायी स्वामित्व होता था, अस्थायी स्वामित्व होता था। इसलिए ये क्या करते थे कि किसानों को इतना उत्पीड़ित करते थे कर वसूलने के लिए। इससे क्या हुआ, यहाँ पर समझ लीजिएगा, उत्पीड़न बढ़ा, ठीक है, कर ज़्यादा वसूलते थे, कर ज़्यादा वसूलते थे, ठीक है, क्योंकि सोचते थे ना कि मतलब 5 साल बाद तो हम भूमि छोड़ ही देंगे, तो इससे बेटर है कि इनसे जितना हो सके इतना उच्च बोली लगा करके हमने खरीदा है भूमि को, भूमि का मतलब वो बना, हम इजारेदार बने हैं, तो फिर क्यों ना हम इतना ज़्यादा इनसे वसूल कर लें कि हमारा ले दे के बराबर हो और फिर हमको मुनाफा भी हो। तो इस तरीके से ये बहुत टॉर्चर करते थे किसानों को और ज़्यादा से ज़्यादा कर वसूलते थे। लेकिन इससे क्या हुआ, कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये जब हम मेंस के हिसाब से पढ़ेंगे, जब इसके बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अभी तो यहाँ पर फिलहाल आपको ये ध्यान देना है कि सबसे पहले तो ये आया था 1772 में, किसके द्वारा लाया गया था, तो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा लाया गया था। ये क्या था, तो एक नई भू राजस्व प्रणाली थी। इसमें कोई सुधार से इनको मतलब नहीं था कि हमको भूमि में सुधार करना है, ऐसा कुछ भी नहीं था। इनको बस कर वसूलने से मतलब था। ये मनमानी कर वसूलते थे। यहाँ पर देख सकते हैं ना, इनको खासी छूट दे दी गई थी। देखिए यहाँ पर कर एकत्रित करने के लिए, ठीक है, इनको कोई मतलब इन पर कोई नियंत्रण नहीं था। ये जैसे चाहते थे, जितना चाहते थे, अपने हिसाब से कर वसूलते थे, ठीक है। और ये जो इजारेदार होते थे, ये क्या होते थे, ये ठेकेदार या जमींदार होते थे। 5 साल के लिए भूमि का स्वामित्व इनको मिलती थी, लेकिन ये अस्थायी होते थे, क्योंकि 5 साल बाद वो किसी और के हाथों में जाता, जो ज़्यादा बोली लगा था उसी के हाथों में जाता, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल इतना ही आप याद रखिए, इतना ही प्री के लिए इम्पोर्टेंट है। अब देते हैं बंगाल के बारे में। तो मुर्शीद कुली खां के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। मुर्शीद कुली खां बंगाल के नायब थे, यानी कि प्रांत के सूबेदार के प्रति नियुक्त थे। यद्यपि मुर्शीद कुली खां औपचारिक रूप से सूबेदार कभी नहीं बना। उसने बहुत जल्द सूबेदार के पद से जुड़ी हुई सत्ता अपने हाथ में ले ली। हैदराबाद और अवध के शासकों की तरह उसने भी राज्य के राजस्व प्रशासन पर अपना नियंत्रण जमाया। बंगाल में मुगल प्रभाव को कम करने के लिए उसने बंगाल के राजस्व का एक बड़े पैमाने पर पुनर्निर्धारण करने का आदेश दिया। सभी जमींदारों से बड़ी कठोरता से राजस्व नगद वसूल किया जाता था। परिणाम स्वरूप बहुत से जमींदारों को महाजनों तथा साहूकारों से उधार लेना पड़ता था। जो लोग राजस्व का भुगतान नहीं कर पाते थे, उन्हें मजबूरन अपनी जमीनें बड़े जमींदारों को बेचनी पड़ती थी। तो ये भी छोड़ दीजिए आप, ठीक है। इस प्रकार 18वीं शताब्दी में बंगाल के एक क्षेत्रीय राज्य बन जाने से जमींदारों में काफ़ी बदलाव आया। राज्य और साहूकारों के बीच हैदराबाद तथा अवध में जो घनिष्ठ संबंध था, वह अलीवर्दी खां के शासनकाल में बंगाल में भी स्पष्ट दिखाई दिया। उसके शासनकाल में जगत सेठ का साहूकार घराना अत्यंत समृद्धशाली हो गया। तो ये भी छोड़िए।
यदि हम इन राज्यों के अभिलक्षणों पर विहंगम दृष्टि डालें तो हमें उनमें कुछ सामान्य विशेषताएं देखने को मिलेंगी। प्रथम, यद्यपि बड़े राज्य पुराने मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए थे, ये अभिजात कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाओं के प्रति संदेहास्पद थे जो उन्हें उत्तराधिकार में मिले थे। विशेषतः वे जागीरदारी व्यवस्था को अत्यंत संदेह की दृष्टि से देखा करते थे। तो ये भी छोड़िए। दूसरा, उनके कर प्राप्त करने के तरीके मुगलों से भिन्न थे। कर संग्रह के लिए राज्य के अधिकारियों पर निर्भर न रहकर तीनों राज्यों हैदराबाद, अवध, बंगाल ने राजस्व वसूली के लिए इजारेदारों के साथ ठेके कर लिए। इजारेदारी की प्रथा जो मुगलों द्वारा पूर्णतः नापसंद की गई थी, 18वीं शताब्दी में समस्त भारत में फैल गई थी। तथापि देहात के उसके प्रभाव में क्षेत्रीय विभिन्नताएं थीं। इन सभी क्षेत्रीय राज्यों में तीसरा सामान्य लक्षण यह था कि उनके राज्य और धनी महाजनों तथा वणिक जनों के बीच संबंध उभरने लगे। ये साहूकार महाजन लोग लगान वसूल करने वाले इजारेदारों को पैसा उधार देते थे, बदले में प्रतिभूति, जमानत या बंधक के रूप में जमीन रख लेते थे और उनकी जोतों से अपने खुद के कारिंदों के जरिए कर वसूल किया करते थे। इस प्रकार समस्त भारत में धनाढ्य साहूकारों और महाजनों की इस नई राजनीतिक व्यवस्था में साझेदारी बढ़ रही थी। तो ये भी छोड़िए। राजपूतों की वतन जागीरी, अब इसके बारे में देखते हैं। बहुत से राजपूत घराने, विशेष रूप से अंबर और जोधपुर के राजघराने, मुगल व्यवस्था में विशिष्टता के साथ सेवारत रहे थे। बदले में उन्हें अपनी वतन जागीरों पर पर्याप्त स्वायत्तता का आनंद लेने की अनुमति मिली हुई थी। अब 18वीं शताब्दी में इन शासकों ने अपने आसपास के इलाकों पर अपने नियंत्रण का विस्तार करने के लिए अपने हाथ पांव मारने शुरू किए। जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने भी मुगल दरबार की गुटी राजनीति में अपने पैर फंसा दिए। ये भी छोड़िए। इन प्रभावशाली राजपूत घरानों ने गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबों की सूबेदारी का दावा किया। जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी और अंबर के सवाई राजा जय सिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई। बादशाह जहांदार शाह ने 1713 में इन राजाओं के इन पदों का नवीकरण कर दिया। उन्होंने अपने वतनों के पास पड़ोस के शाही इलाकों से कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की भी कोशिशें की। जोधपुर राजघराने ने नागौर को जीत लिया और अपने राज्य में मिला लिया। दूसरी ओर अंबर ने बूंदी के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया। सवाई राजा जय सिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की और उसे 1722 में आगरा की सूबेदारी दे दी गई। 1740 के दशक में राजस्थान में मराठों के अभियानों ने इस रजवाड़ों पर भारी दबाव डालना शुरू कर दिया, जिससे उनका अपना विस्तार आगे होने से रुक गया। तो ये भी छोड़िए, यहाँ से भी कुछ नहीं निकला हमारे एग्जाम के लिए। ठीक है, ये देखते हैं जयपुर के राजा जय सिंह। 1732 में एक फारसी वृत्तांत में राजा जय सिंह का वर्णन। तो ये छोड़िए। ये आप ध्यान देंगे कि मेहरानगढ़ का किला कहाँ है? ये है जोधपुर में। ठीक है, मेहरानगढ़ का किला जोधपुर में है। आज़ादी हासिल करना, इसको देखते हैं सिख। अध्याय 8 में आपने पढ़ा कि 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हो गए। इससे पंजाब के क्षेत्रीय राज्य निर्माण को बढ़ावा मिला। ठीक है, ये छोड़िए। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। तो ये हम लोग वहाँ पर क्वेश्चन बना चुके थे, यहाँ एक बार फिर आ गया। इसको फिर आप देख लेंगे एक बार कि 1699 में खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। पूर्व और उसके पश्चात राजपूत व मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी। 1708 में गुरु गोविंद सिंह के मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किए। उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नामों वाले सिक्के गढ़कर अपने शासन को सार्वभौम बनाया। सतलुज और यमुना नदियों के बीच के क्षेत्र में उन्होंने अपने प्रशासन की स्थापना की। 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया और उसे 1716 में मार दिया गया। तो ये भी छोड़ दीजिए। 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थीं। तो देखिए यहाँ पर कितना बढ़िया फैक्ट दे दिया। दल खालसा का संबंध था किससे?
यहाँ पर अगर मैं लिखूं तो दल खालसा संबंधित था। तो किसका था? एक था आपका जत्थों और मिसलों के संयुक्त संगठन से। बस इतना ही यहाँ से आपको निकालना है। फिर है, उन दिनों दल खालसा बैसाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलता था। इन बैठकों में वे सामूहिक निर्णय लिए जाते थे जिन्हें गुरमत्ता, गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की, जिसके अंतर्गत किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। तो देखिए यहाँ पर कई सारे फैक्ट आपके निकल के आएंगे। पहला तो यही कि गुरमत्ता क्या था? गुरमत्ता तो ये था गुरु का प्रस्ताव, ठीक है। दूसरा, राखी व्यवस्था किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये ध्यान देंगे किसके द्वारा किया गया था? सिखों द्वारा, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर जो है दिया है, यहाँ पर राखी व्यवस्था क्या था? तो ये था किसानों के संरक्षण के बदले सिखों द्वारा लिया गया कर था, जो किसानों के उपज का 20% होता था। ये ध्यान देंगे, 20% होता था, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही चेंजेस होंगे, ठीक है। तो ये आप ध्यान देंगे। आगे देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को प्रेरित किया था कि शासन उनके भाग्य में है, राज करेगा खालसा। अपने सुनियोजित संगठन के कारण खालसा पहले मुगल सूबेदारों के खिलाफ और फिर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ सफल विरोध प्रकट कर सका। अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों से पंजाब का समृद्ध प्रांत और सरहिंद की सरकार को अपने कब्जे में कर लिया। खालसा ने 1765 में अपना सिक्का गढ़कर सार्वभौम शासन की घोषणा की। यह महत्वपूर्ण है कि सिक्के पर उत्कीर्ण शब्द वही थे जो बंदा बहादुर के समय में खालसा के आदेशों में पाए जाते हैं। तो ये सब छोड़िए, यहाँ पे है 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में सिख इलाके सिंधु से यमुना तक फैले हुए थे। यद्यपि ये विभिन्न शासकों में बटे हुए थे। इनमें से एक शासक महाराजा रणजीत सिंह ने विभिन्न सिख समूहों में फिर से एकता कायम करके 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। देखिए कितना शानदार फैक्ट दिया है कि 1799 में लाहौर को राजधानी किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा। यहाँ पर मैं लिख दूं, अगर राजधानी बनाया गया था, ये पूरा क्वेश्चन है आपका, ठीक है। यहाँ से 1799 में लाहौर को राजधानी बनाया गया था। तो ये बनाया गया था महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा, ठीक है। फिर है मराठा राज्य एक अन्य शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य था।
जो मुगल शासन का लगातार विरोध करके उत्पन्न हुआ था। शिवाजी शक्तिशाली योद्धा परिवारों की सहायता से एक स्थायी राज्य की स्थापना की। अत्यंत गतिशील कृषक पशुचारक कुणबी मराठों की सेना के मुख्य आधार बन गए। शिवाजी ने प्रायद्वीप में मुगलों को चुनौती देने के लिए इस सैन्य बल का प्रयोग किया। शिवाजी के मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य में प्रभावित शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के हाथ में रही, जो शिवाजी के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पेशवा के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे। पुणे मराठा राज्य की राजधानी बन गया। अब यहाँ से जो आपको देखना है, जो नोट करना है, एक तो ये करना है कि कुणबी क्या था। कुणबी तो यहाँ पर लिखिए कुणबी मराठा साम्राज्य में कृषकों व पशुचारकों का योद्धा समूह था। फिर मराठा साम्राज्य में पेशवा होता था। क्या होता था? तो वो होता था प्रधानमंत्री। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री। और दूसरा, मराठा साम्राज्य में ही पुणे मराठा राज्य की राजधानी बनी। ठीक है, आगे है, पेशवाओं की देखरेख में मराठों ने एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास कर लिया। उनकी सहायता का रहस्य यह था कि वे मुगलों के किलाबंद इलाकों से हटकर टक्कर न लेते हुए उनके पास से चुपचाप निकलकर शहरों कस्बों पर हमला बोलते थे और मुगल सेना से ऐसे मैदानी इलाकों में मुठभेड़ लेते थे जहां रसद पाने और कुमक आने के रास्ते आसानी से रोके जा सकते थे। ये छोड़िए, 1720 से 1761 के बीच मराठा साम्राज्य का काफ़ी विस्तार हुआ। उसने समय और काफ़ी सफलतापूर्वक मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाई। 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिए गए। 1730 के दशक तक मराठा नरेश को समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई और साथ ही इस क्षेत्र पर चौथ और सरदेशमुखी कर वसूलने का अधिकार भी मिल गया। तो चौथ और सरदेशमुखी कर वसूलने का अधिकार किसको मिला? तो मराठों को मिला। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप यहाँ पर, ये ठीक है, मराठों को मिला। दूसरा, चौथ और सरदेशमुखी क्या था? तो ये एक कर था। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं कि चौथ और सरदेशमुखी मराठों द्वारा लगाया गया कर था। यहाँ देखिए दिया है चौथ, जमींदारों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व का 25% दक्कन में इनको मराठा वसूलते थे। तो ध्यान देंगे कितना होता था ये, तो ये 25% होता था। ठीक है, और यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा भी है। सरदेशमुखी क्या होता था? दक्कन में मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिए जाने वाले भू राजस्व का 9 से 10% होता था ये। तो ये दोनों फैक्ट आप ध्यान रखेंगे, इसका इसमें कर दिया था, इसका इसमें कर दिया था। ठीक है, यही बस चेंज हुआ था, ये 25 और 9 10 वाला, तो इसको आप ध्यान देंगे। फिर है 1737 में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़ी। वे उत्तर में राजस्थान और पंजाब, पूर्व में बंगाल और उड़ीसा तथा दक्षिण में कर्नाटक और तमिल एवं तेलुगु प्रदेशों तक फैल गई। इन क्षेत्रों को औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया, मगर मराठा प्रभुसत्ता को स्वीकार करने के तरीके के रूप में उनसे भेंट की रकम ली जाने लगी।
साम्राज्य के इन विस्तार से उन्हें संसाधनों का भंडार तो मिल गया, मगर उसके लिए उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ी। मराठों के सैन्य अभियानों के कारण अन्य शासक भी उनके खिलाफ हो गए। परिणाम स्वरूप मराठों को 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अन्य शासकों से कोई सहायता नहीं मिली। और आप सभी को पता है कि तीसरा जो लड़ाई हुआ था पानीपत का, किसके किसके बीच हुआ था? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। तो ये हटा दीजिए, बिल्कुल यहाँ से कोई भी काम की वो नहीं है, फैक्ट नहीं है। अंतहीन सैन्य अभियानों के साथ साथ मराठों ने एक प्रभावी प्रशासन व्यवस्था तैयार की। जब किसी इलाके पर एक बार विजय अभियान पूरा हो जाता था और मराठों का शासन सुरक्षित हो जाता था, तो वहाँ स्थानीय परिस्थितियों के ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे भू राजस्व की मांग की गई, कृषि को प्रोत्साहित किया गया और व्यापार को पुनर्जीवित किया गया। इससे सिंधिया, गायकवाड़ और भोंसले जैसे मराठा सरदारों को शक्तिशाली सेनाएं खड़ी करने के लिए संसाधन मिल सके। 1720 के दशक में मालवा में मराठा अभियानों ने उस क्षेत्र में स्थित शहरों के विकास व समृद्धि को कोई हानि नहीं पहुंचाई। उज्जैन सिंधिया के संरक्षण में और इंदौर होलकर के आश्रय में फलता फूलता रहा। ये शहर हर तरह से बड़े और समृद्धशाली थे और वे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में कार्य कर रहे थे। मराठों द्वारा नियंत्रित इलाकों में व्यापार के नए मार्ग खुले। चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित रेशमी वस्त्रों को मराठों की राजधानी पुणे में नया बाजार मिला। बुरहानपुर पहले आगरा और सूरत के बीच की दूरी पर ही अपने व्यापार में संलग्न था, लेकिन अब उसने अपने वाणिज्यिक भीतरी क्षेत्र को बढ़ाकर दक्षिण में पुणे और नागपुर को तथा पूर्व में लखनऊ तथा इलाहाबाद को शामिल कर लिया था। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल है वो ध्यान ये देंगे कि यहाँ पर उज्जैन की बात कर रहा है, ठीक है, और इंदौर के बारे में बात कर रहा है। तो ये ध्यान देंगे, हिस्ट्री जिनका ऑप्शनल है वो ध्यान देंगे। आपसे क्या करेगा कि मैपिंग में पूछ लेगा, एक मैपिंग वाले, एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्र, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये कहाँ है? उज्जैन। एक बार तो आपसे पूछ लेगा उज्जैन, दूसरी बार फिर यही आपको दे देगा, थोड़ा सा लोकेशन हटा देगा और कर देगा इंदौर। तो आप कहते हैं ना कि मैपिंग कहाँ से तैयार किया जाता है, मैपिंग यहीं से तैयार होती है। ये आप प्रीवियस ईयर में देखेंगे ना तो ये चीज़ पूछा भी है, और ज़्यादातर आपको एनसीईआरटी से ही आपकी मैपिंग कवर होगी। मैं 6th से एनसीईआरटी से पढ़ा रही हूँ, 6th क्लास की एनसीईआरटी से स्टार्ट की हूँ मैं, और वहाँ मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया है कि ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैपिंग वालों के लिए विशेषकर। तो उतना भी आप कर लेंगे, और प्रीवियस ईयर का अगर PYQ आप कर लेंगे पूरा मैपिंग का, तो आपका मैपिंग तो वैसे ही तैयार है, ठीक है। तो इसको हल्के में ना लें आप लोग, शब्दों को ध्यान से इसको देखें। ये सब चीज़ें डेवलप कब होगी? जब आप PYQ सॉल्व करेंगे कि प्रीवियस ईयर में किस तरीके से क्या क्या पूछा गया। एक राजधानी नगर, एक प्राचीन मंदिर, एक आद्य ऐतिहासिक स्थल, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछता है। अब देखिए यहाँ पर अगर देते था आपको एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्र, तो आप क्या करते? नहीं कर पाते, क्योंकि आपने देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी में चीज़ दिया है, और मैपिंग रटेंगे तो कितना रटेंगे भाई उसमें, यहाँ तो आप समझ के पढ़ सकते हैं ना। और इससे संबंधित आप 3-4 मतलब ये बढ़िया ना, यहाँ पर इसका लोकेशन बता देते कि उज्जैन में है। आपका नंबर तो वैसे ही 1 नंबर तो वैसे ही आपका एक लोकेशन बताने पे ही आपका 1 नंबर बढ़ जाता है, ठीक है। तो बता भी सकते हैं और फिर यहाँ के बारे में बता सकते हैं आप कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती थी। देखिए कितने बढ़िया तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है। अब दिखा सकते हैं कि यहाँ पर वाणिज्यिक में दिखा सकते हैं कि रेशम का बड़े, यहाँ पर देखिए रेशम वस्त्रों का बड़े पैमाने पर यहाँ पर व्यापार किया जाता था, ठीक है। ये दिखा सकते हैं आप। यहाँ पर एक पॉइंट तो आपका ये बता देंगे कि उज्जैन में है, दूसरा आप ये दिखाएंगे, 1-2 और लिख देंगे आप। तो कितना बढ़िया तरीके से आपका ये मैपिंग यहाँ से तैयार हो रहा है। अगला क्वेश्चन आपका ये बन जाएगा कि निम्नलिखित में से चंदेरी किसके लिए प्रसिद्ध था? किसके लिए प्रसिद्ध था?
तो ध्यान देंगे यहाँ पर दिया है किसके लिए प्रसिद्ध था भाई चंदेरी, यहाँ पर दिया ना चंदेरी, ये था रेशमी वस्त्रों के लिए, तो ये था रेशमी वस्त्रों हेतु। बाकी आप ये कहानी छोड़ सकते हैं, ये कहानी आप छोड़ सकते हैं। अब देखते हैं जाट के बारे में। जाट, अन्य राज्यों की तरह जाटों ने भी 17वीं और 18वीं शताब्दी में अपनी सत्ता सुदृढ़ की। अपने नेता चूड़ामन के नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली के पश्चिम में स्थित क्षेत्र पर अपना नियंत्रण कर लिया। 1680 के दशक तक आते आते उनका प्रभुत्व दिल्ली और आगरा के दो शाही शहरों के बीच के क्षेत्र पर होना शुरू हो गया। वस्तुतः कुछ अरसे के लिए वे आगरा शहर के अभिरक्षक ही बन गए। जाट समृद्ध कृषक थे और उनके प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत तथा बल्लभगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए। सूरजमल के राज्य में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोलकर उसे लूटा तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण ली। नादिर शाह के पुत्र जवाहिर शाह के पास 30,000 सैनिक थे। उसने 20,000 अन्य सैनिक मराठाओं से लिए, 15,000 सैनिक सिखों से लिए और इन सबके बलबूते पर वह मुगलों से लड़ा। अब फिर से यहाँ ऑप्शनल जिनका है हिस्ट्री वो मैपिंग वाले ध्यान देंगे। अब देखिए यहाँ पर पूछ लेगा कि एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र, तो यहाँ क्या क्या है, एक है पानीपत और दूसरा है बल्लभगढ़। तो पानीपत तो नहीं लेकिन बल्लभगढ़ जरूर पूछ लेगा। तो बल्लभगढ़ का लोकेशन आप ढूंढ लेंगे कहाँ पर है, उसके बारे में लिख लेंगे। अगर मैं बताऊँ यहाँ पर मैपिंग वालों को, तो एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र शहर, तो ये दोनों का आप कर लेंगे। एक तो है आपका पानीपत और दूसरा है आपका बल्लभगढ़। ठीक है। बाकी ये तो हमने देख ही लिया कि नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया, पहले ही देख लिया हम लोगों ने, तो इसको आप यहाँ पर छोड़ दीजिए। आगे देखते हैं। जहाँ भरतपुर का किला काफ़ी हद तक पारंपरिक शैली में बनाया गया, वहीं दिग में जाटों ने अंबर आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल बनवाया। शाही वास्तुकला से जिन रूपों को पहली बार शाहजहां के युग में जोड़ा गया था, दिग की इमारतें उन्हीं रूपों के नमूने पर बनाई गई थी। ये छोड़िए आप। यहाँ है 18वीं शताब्दी का दिग का राजमहल समूह, इमारत की छत पर मुख्य सभा भवन के बांग्ला गुंबद पर गौर करें। ये छोड़िए। फ्रांसीसी क्रांति। 18वीं शताब्दी में भारत की विभिन्न राज्य व्यवस्थाओं में जनसाधारण को अपनी अपनी सरकारों के कार्यों में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं था। ऐसी पश्चिमी दुनिया में 18वीं शताब्दी के आखिरी दशकों तक बनी हुई थी। अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांतियों ने इस स्थिति को और साथ साथ अभिजात वर्ग के, ये छोड़ दीजिए। ठीक है, बिल्कुल भी यहाँ से कुछ भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ये सारी चीज़ें आप खुद से किया कीजिए। ठीक है। ये देखिए, औरंगजेब ने ये कहा दक्कन में एक लंबी लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, ये हमने देखा था, दक्कन में एक लंबी लड़ाई। ठीक है। फिर आसफ जाह ने हैदराबाद राज्य की स्थापना की। ये सारी चीज़ें आप खुद से करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, ये यहाँ से करेंगे ना, आप धीरे धीरे करके सीख जाएंगे। नादिर शाह ने बंगाल पर नहीं, हमने देखा था कहाँ पर किया था, ये दिल्ली पर किया था। ठीक है, तो ये गलत है आपका। सवाई राजा जय सिंह इंदौर का शासक बना। गुरु गोविंद सिंह ये 10वें गुरु थे। ठीक है, तो ये देखिए, अब इसमें आप ढूंढिए, मैं तो इसको कर दूंगी, मतलब ये मुश्किल से 10 सेकंड लगेगा दोनों चीज़ करने में, लेकिन इसको मैं चाहती हूँ कि आप लोग कीजिए इसको, और करके एक बार आप लोग ना इसको पूरा जब आप अच्छे से पढ़ेंगे, इसको करके आप एक बार टेलीग्राम जो चैनल है उस पर आप शेयर कीजिए, जब देखते हैं कि आप लोग कितना इसको समझ पाते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग खुद से कीजिए, एक बार इसको आप खुद से कीजिए। खुद से करेंगे आप तो पढ़ेंगे। यहाँ पर अगर मैं करके दूंगी तो आप लोग नहीं पढ़ेंगे, और खुद से अगर करेंगे ना तो उसको एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर उसको पढ़ेंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर उसको पढ़ेंगे, फिर देखेंगे कि सही है कि गलत है। इस तरीके से आपका ये सारी चीज़ तैयार हो जाएगी और आप अच्छे से एनसीईआरटी को पढ़ भी लेंगे। और ये जो बीज शब्द है इसको सूबेदारी, दल खालसा, मिसल, फौजदारी, इजारादारी, चौथ, सरदेशमुखी, ये सब तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो एक बार जा करके फिर से वीडियो को देखिएगा, खुद से कोशिश कीजिएगा पढ़ने का, ठीक है, समझने का।
नहीं अगर यहाँ से समझ में आ रहा है तो गूगल पे सर्च करके समझिए, बट समझिए ज़रूर, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये बिल्कुल ख़त्म हो गया। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे 8th क्लास के एनसीईआरटी को। तो इसको आप लोग देखिए प्रॉपर, ये 6वीं और 7वीं आपकी एनसीईआरटी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो अब इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।